क्या लग रहा है कि इस बार तो हाल के विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुरू में लग रहा था कि अगर बीजेपी ऊपर नीचे होती है तो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष भारी हो सकता है, कोई अपना उम्मीदवार आगे कर सकता है, लेकिन एक बार फिर से बैक टू स्क्वायर वन हो गया लग रहा है। बीजेपी आराम से उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बनवा लेगी अपने। मानक जी, आपके पत्रकारिता की धार को मैं 2 दशक से जानता हूं और वो विश्लेषण भी ऑलमोस्ट आपका हमेशा सटीक ही होता है। तो जब कार्यक्रम आपने शुरू किया था तो आपने एक बड़ी अच्छी सी बात कही थी कि 10,98,000 वोट में भारतीय जनता पार्टी के पास मेजॉरिटी है, तो ऑफ कोर्स राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नियुक्त करने का एकमात्र अधिकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास होता है। लेकिन ये आपने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं उसको थोड़ा ब्रीफ करते हुए ले जाना चाहता हूं उस बात को। आज इस देश में पेट्रोल की कीमत क्या हो, गैस की कीमत क्या हो, महंगाई किस रेट पे चले, ये सब भी डिसाइड करने का एकमात्र अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है। जब उनकी इच्छा होती है 130 दिन 135 दिन चुनाव के दौरान चीजें रुक जाती है। जब उनकी इच्छा होती है, चाहे विपक्ष प्रदर्शन करते करते थक जाए, मर जाए, वो अचानक रात को सुबह उठ के आपको गुड न्यूज दे देते हैं कि आज 250 रुपया कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया तो 50 रुपए नॉर्मल सिलेंडर बढ़ गया। टोल की कीमत रातों रात बदल दी जाती है। तो एक्चुअली ये लोकतंत्र की बात तो हो नहीं रही है, एक बात। दूसरी बात, एक बात वर्ड आपने और जिक्र किया था कि एनडीए का राज्यसभा में बहुमत हो गया है, करीब करीब 120 एनडीए के लोग हैं और 4-5 की कमी होती है। तो अगर हम भारत की राजनीति जो 2014 के बाद आई है, अगर हम उसे देखने की कोशिश करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास वो करिश्मा है कि वो रातों रात अपनी दूसरी विपक्ष की पार्टियों को मर्जर भी करा लेते हैं। तेलुगु देशम पार्टी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो 4-5 सांसदों की तो बात करना आप छोड़ दीजिए। अब आपने एक जो नंबर बताया कि राज्यसभा में किस पार्टी का कम नंबर है, बहुजन समाज पार्टी के पास 3 राज्य सांसद हैं और ये इत्तेफाक की बात है कि तीनों उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब अगर ये तीनों के मन में विचार आए और प्रधानमंत्री जी की ऐसी दिली इच्छा हो या अमित शाह जी की ऐसी दिली इच्छा हो, तो आप ये समझिए कि अब राज्यसभा लोकसभा के गणित का नंबर जो है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, जो डिसाइड करते हैं वो उनकी इच्छा के हिसाब से उनके ड्राइंग रूम में बन जाता है। अब आपने एक वोट का नंबर दिया, अगर चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि अभी लड़ाई 49 और 51% के नेक टू नेक है, तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि चुनाव के बीच में एमएलसी ज्वाइन करने लगते हैं, चुनाव से पहले करने लगते हैं, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन करने लगते हैं। तो अब लोकतंत्र एक दूसरे ढंग का हो गया। इसे आप लोकतंत्र कहिए या सरकारी मशीनरी का ईडी तंत्र कहिए, भाई मुझे तो आप चाहिए, चाहे आप प्यार से आओ या डर से आओ या मैं अपने अधिकारों का उपयोग करके ले आऊं या दुरुपयोग करके ले आऊं। तो ये एक विषय नहीं है। आप ये सोचिए, ये सारी बातें अब मजाक हो गई हैं कि महिला राष्ट्रपति बनेगी, दलित बनेगा, पिछड़ा बनेगा। ऐसे मत कहिए, मजाक हो गया। क्या बात कर रहे हैं बताइए। देश का राष्ट्रपति सबसे बड़े संवैधानिक पद का व्यक्ति चुना जा रहा है, आप कह रहे हैं मजाक हो गया है। मजाक थोड़े है। मैं पूरी बात बोल लूं, अब इस देश के उन सर्वोच्च पदों पे सिर्फ एक व्यक्ति वो नीति निर्धारक है जो डिसाइड करेंगे कि किसको बनना है। और ये बात अच्छा, कांग्रेस में कौन तय करता है? कांग्रेस में कौन तय करता है? ना विश्लेषण दे सकते हैं ना अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं। शुभ्रांश, मैं कह रहा हूं कांग्रेस में कौन तय करता था यूपीए में कौन राज्यपाल बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा? या कांग्रेस की पुरानी सरकारों में किसने तय किए थे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सारे के सारे गवर्नर? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि कौन तय करता है, कौन तय करता है। उस समय अगर आपको याद होगा कि जब प्रणब दा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पूरे देश में हर राज्य, हर विधायक, हर सांसद, ऑलमोस्ट हर जगह जाकर उन्होंने अपने लिए वोट की अपील की। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अरे भाई, नाम किसने तय किया था प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिए आगे करने का? राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी का नाम किसने तय किया था? क्योंकि मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्योंकि अब आपने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही मेजॉरिटी का 51% नंबर जब आपने समर्पित कर दिया है, तो भैया जिसके पास अगर होगी और जिसके अच्छा शिवराज एक सेकंड, शिवराज एक सेकंड, रातों रात बदल गया। सुनिए ना शिवराज एक सेकंड। अरे आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ, रुकिए ना, आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ। पावर है, ऑफ कोर्स वही डिसीजन मेकर होंगे। अरे रुकिए ना शुभ्रांश, आपकी तारीफ करने जा रहा हूं। शुभ्रांश, प्रदीप जी आप भी रोक रहे थे उनको। अक्सर शुभ्रांश बड़े मंझे हुए एक वक्ता हैं और बड़े कटाक्ष बहुत करते हैं। वो अक्सर अपने तर्कों में कटाक्ष बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस कटाक्ष को करते करते कई बार वो तथ्यों से बहुत परे चले जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं
प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि वही सब तय करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा सवाल का जवाब नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ये आपसे पहले जब भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद भाई कौन तय करता है? जनता थोड़े चुनती है, वो तो वही तय होता है ना, पार्टियों में तय होता है। आज बीजेपी सत्ता में है, पावरफुल है, वही तय करेगी, और कौन तय करेगा? कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस में गांधी परिवार तय करता था, और कौन तय करता था? तो इस पर कटाक्ष करने के बजाय मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है शुभ्रांश कि आपने हार मान ली है। अभी से आपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अभी से हथियार डाल दिए। आप कह रहे हैं ईडी आएगी, मर्जर हो जाएंगे, इसका मतलब हथियार डाल दिया आपने। नहीं मानक जी, देखिए दो बातें बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। राजनीति में हथियार डालने जैसा कोई शब्द नहीं होता है। ये नैरेटिव और परसेप्शन चर्चा के लिए और परिचर्चा के लिए बनाए जाते हैं। आप देखिएगा, राष्ट्रपति के खिलाफ प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन चूंकि आपने अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस नैरेटिव के साथ किया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और 10,98,000 वोटों में मेजॉरिटी है, तो अगर अब मैं आपके इस जो कहते हैं ना धारदार पत्रकारिता के साथ में हूं पिछले 2 दशक से, तो जब मुझे मालूम है कि मानक पिताजी के पास एक्यूरेसी का नंबर जुड़ा हुआ है, तो कैसे मैं आपकी बात को काट सकता हूं? बाकी एक बात याद रखिएगा कि लोकतंत्र में आखिरी कुछ नहीं होता है और लोकतंत्र में हथियार डालना कुछ नहीं होता है। चाहे नंबर 1 हो, चाहे नंबर 1 और 1 मिलकर 11 हो, लड़ाई लोकतंत्र में दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है शुभ्रांश, बिल्कुल सही है। लेकिन लोकतंत्र का खुले हृदय से समर्थन करें। आज देखिए मानक जी, आज विपक्षी पार्टियां रोड पे खड़ी है महंगाई के खिलाफ। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम तो लोकतंत्र में अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। ठीक है, बदले में तोहफे में नरेंद्र मोदी जी हर सुबह महंगाई बढ़ाकर दे देते हैं। ठीक है, ओके, अब रुक जाइए।